हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हो कि जब आप साइकिल चलाते हो या मोटरसाइकिल चलाते हो या कार चलाते हो, तो आपकी कार, मोटरसाइकिल या जो भी गाड़ी है, वो अपने आप चलती है, आप नहीं चलाते। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसी हम चीज़ बना सकें या मशीन बना सकें जो अपने आप चलती रहे? और क्यों ऐसा होता है कि किसी बॉल को आप रोड पर या फ्लोर पर लुका दो, वो थोड़ी देर में जाकर के रुक जाती है? और आप जब स्टूडेंट थे या अभी आप स्टूडेंट हैं कोई भी, तो जब आपने तीनों लॉज़ को आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, तो हम डेफ़िनिशन्स को तो पढ़ लेते हैं और उनको रट कर के हम एग्ज़ाम में नंबर भी ले आते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये डेफ़िनिशन कहना क्या चाहती हैं तीनों लॉज़ की? तो मैंने तीनों लॉ को यहाँ लिखा भी है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा, बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मदन मोहन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेव एक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं फ़ोर्स के बारे में। तो फ़ोर्स क्या होता है? कि फ़ोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। मतलब फ़ोर्स है क्या? फ़ोर्स है क्या? फ़ोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एफर्ट है। ध्यान रख लो, एक्सटर्नल किसके लिए? इसका मतलब क्या होता है? एक बॉडी है और कोई दूसरी बॉडी है। तो जब एक बॉडी पर कोई दूसरी बॉडी जब कुछ कोशिश करती है, पर कोशिश क्या करेगी? भाई साइंस है, कोई ऐसी-वैसी बात तो करेंगे नहीं वो आपस में, तो कोई ना कोई इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन मतलब क्या होगा? या तो एक-दूसरे को टच करेंगे, टच करने का मतलब क्या होता है? एक-दूसरे को कॉन्टैक्ट में आएँगे, तो कॉन्टैक्ट में क्या करेंगे वो? या तो एक-दूसरे को पुश करेंगे या पुल करेंगे, यही करेंगे। तो ये पुश और पुल क्या होता है? ये एक्सटर्नल एफर्ट हो गया क्योंकि एक बॉडी पर दूसरी बॉडी लगा रही है। तो वही फ़ोर्स है। तो फ़ोर्स क्या हुआ? एक एक्सटर्नल एफर्ट हो गया और एक्सटर्नल एफर्ट कैसे किस फॉर्म में होता है? एक्सटर्नल एफर्ट पुश और पुल के फॉर्म में होता है, ठीक है? तो ये होती है डेफिनिशन ऑफ फ़ोर्स की। अब देखिए फ़ोर्स करता क्या है बॉडीज़ के साथ में? तो मान लीजिए कोई गेंद है या कोई एक बहुत बड़ी बॉडी है, आप ऐसे 2 एग्ज़ाम्पल ले लो पैरेलल। तो गेंद है, आपने उसको फ़ोर्स लगाया। तो फ़ोर्स ने क्या किया? उसमें प्रोड्यूस कर दिया। पहले वो गेंद रेस्ट में थी, तो उसने उसमें प्रोड्यूस कर दिया। क्या प्रोड्यूस कर दिया? एक मोशन प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन जो बहुत हैवी बॉडी है, मतलब बहुत बड़ा पत्थर है या दीवार है, आप उसमें भी वही काम कर रहे हो, लेकिन उसको आप टच से मस नहीं कर पा रहे हो, उसमें मोशन नहीं आ पा रही है। तो इसका मतलब नहीं ये नहीं कि वो मोशन में आना चाहती है, लेकिन आपकी कोशिश इतनी है नहीं कि वो उसमें आप उसमें मोशन ला सकें। तो ये जो फ़ोर्स क्या करता है कि रुकी हुई ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस कर देगा। क्या कर देगा? मोशन को या मोशन को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। अब अगली बात सुनिए कि मान लीजिए कोई बॉडी यूनिफ़ॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो अब उसमें फ़ोर्स क्या कर सकता है? उसमें फ़ोर्स क्या करेगा? उसमें या तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को बढ़ा देगा या कम कर देगा या उसको स्टॉप कर देगा। तो ये काम कर सकता है। और क्या कर सकता है? अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या कर देगा। ठीक है? तो हम हर बात में क्या बोल रहे हैं, या तो कर देगा या कोशिश करेगा। तो फ़ोर्स ऐसा ही है, या तो किसी में उसकी मोशन में चेंज कर देगा या करने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो ये हो गई हमारे फ़ोर्स के बारे में। अब आते हैं हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो देखिए फर्स्ट लॉ कहता क्या है कि इफ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और अ बॉडी कंटिन्यूअस to be in a state of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by an external effort या force to change the state of rest or uniform motion। मतलब क्या है इस बात का कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो ऐसे ही चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, कब तक वो रेस्ट में रहेगी? कि जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसकी प्रेजेंट पोजीशन में चेंज ना कर दें। मतलब जो रेस्ट वाली है उसको मोशन में ना ले आएं, और जो मोशन में चल रही है या तो उसकी मोशन चेंज ना कर दें या चेंज कर दें, या उसकी मोशन को कम कर दें, ज़्यादा कर दें, उसकी डायरेक्शन बदल दें। ये कर सकते हो फोर्स लगा के। लेकिन ये सब जब होगा जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। तो ये जो डेफिनेशन है ये कहना ये चाहती है कि फोर्स क्या होता है। मतलब ये फोर्स को डिफाइन करती है, और कैसे करती है? क्वालिटेटिवली फॉर्म में। क्वालिटेटिवली क्या होता है? एक नंबर के फॉर्म में नहीं होता, एक डिजिट के फॉर्म में नहीं होता, एक संख्या के फॉर्म में नहीं होता। ये एक आपको समझा करके बताती है कि देखो यहां पर देखो एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पर फोर्स को डिफाइन किया गया है एक्सटर्नल एफर्ट के फॉर्म में, लेकिन यहां पर उसको हमने लिया है, यूज किया गया है कि अगर आप
बॉडीज की मोशन में चेंज लाना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि इसमें फोर्स के बारे में क्लियर कहा गया है। अब जरा सुनिए कि जो गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया है उसमें और फर्स्ट लॉ में क्या फ़र्क है। ध्यान रख लीजिए, मोस्टली स्टूडेंट यही समझते हैं कि गैलीलियो का जो इनर्शिया लॉ है और न्यूटन का फर्स्ट लॉ दोनों सेम है। पढ़ने में लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। हालांकि न्यूटन ने जो लॉ लिया है फर्स्ट लॉ, वो गैलीलियो को लेकर ही लिया है, क्योंकि गैलीलियो ने कॉन्सेप्ट दिया था और न्यूटन ने उसको यूनिवर्सली एक डिफाइन कर दिया उस चीज को, यानी उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक है, इस वजह से उसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। लेकिन फिर भी दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि गैलीलियो ये सोचते थे कि जो ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है वो नेचुरली सर्कुलर होती है, पहले ऐसा माना जाता था। लेकिन न्यूटन ने यह बताया कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल मोशन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये फर्क है। दूसरी वाली बात क्या है कि गैलीलियो ने जो फोर्स लिया था वो ज़्यादा नहीं लिए थे, मोस्टली फ्रिक्शन के बारे में कहा था। मतलब ये कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यानी कि बात करें स्पेशली फ्रिक्शन के बारे में, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा फॉर एवर। लेकिन न्यूटन ने उसी बात को, यानी कि उन्होंने जो स्पेशली फ्रिक्शन की बात की थी, इन्होंने कहा था कि खाली फ्रिक्शन ही नहीं है भाई, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर वो सभी इसको फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने एक यूनिवर्सल फोर्स की बात कह दी, मतलब वो सभी फोर्स की बात कर रहे हैं कॉमन फॉर्म में। तो एक तो ये चेंज है, ठीक है। और तीसरा फर्क ये है कि गैलीलियो ने जो फोर्स है उसको सीधी उसके बारे में बात नहीं करी थी कि भाई ऑब्जेक्ट पर अगर वो चीज ना हो तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन चलता रहेगा, जबकि न्यूटन ने उसी वाली बात को फोर्स लगा करके क्लियरली बोला था। तो ये फर्क है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में और गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया में, जबकि दोनों ही मतलब इनमें समानताएं भी हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड दिस चेंज टेक प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे इमेजिन करिए एक बॉडी है, तो आपके सामने जो बॉडी है या तो वो रेस्ट में होगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन चल रही है, ऐसा मान लीजिए। तो दोनों ही कंडीशन में अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो भी मोशन मानी जाएगी, जीरो है लेकिन है तो मोशन जीरो, तो रेस्ट में। तो दोनों कंडीशन में कोई भी मान लीजिए, तो आपने उस पर एक फोर्स लगाया, तो क्या हुआ कि आप जानते मोमेंटम क्या होता है कि वेलोसिटी में मास का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम, उसमें आपने फोर्स लगाया उस बॉडी में, तो उसका मोमेंटम बाद में कुछ और हो गया, तो मोमेंटम में चेंज आ गया। तो ये सेकंड लॉ यही कहता है कि जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो उसका रेट निकालिए, मतलब जो चेंज आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में कितनी जल्दी आ रहा है, कितना फास्टली आ रहा है, किस रेट से आ रहा है, तो वही आपका फोर्स होता है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, है ना, अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड दिस चेंज टेक प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। सिंपल भाषा में बात करें तो मतलब डेफिनेशन फोर्स की यही है रियल में। बाकी की और भी डेफिनेशंस होती हैं फोर्स, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनकी भी डेफिनेशन, लेकिन कहीं ना कहीं मूल रूप से डेफिनेशन यही है। यानी कि फोर्स की डेफिनेशन मोमेंटम पर ही दी गई है, चेंज ऑफ मोमेंटम पर दी गई है। तो ये जो चेंज होगा मोमेंटम में, उससे जो फोर्स बनेगा, यानी कि डेफिनेशन फोर्स की मोमेंटम पर डिपेंड है। तो जो जिधर डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगा उधर ही डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी कि चेंज अगर मोमेंटम में इधर आया तो फोर्स भी इधर ही लगेगा, जो डेफिनेशन से बन के आ रही है इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि फोर्स और एक्सलरेशन में क्या रिलेशन है। तो ये जो लॉ होता है सेकंड वाला, फोर्स और एक्सलरेशन में रिलेशन बताता है। अब देखिए ये फोर्स का ये फॉर्मूला है F इजिकल टू एम, ये आया कैसे, तो देखिए, तो मान लीजिए कोई भी बॉडी मान लीजिए उसका मास m है, तो इनिशियल मोमेंटम p1 मान लीजिए, m v1 हो गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी v1, तो p1 आ गया, तो p1 इजिकल टू m v1
और आपने फोर्स लगाया, तो फाइनल मोमेंटम P2 इज इक्वल टू mv2। अब चेंज कितना है मोमेंटम में, तो P2 माइनस, तो यहां पर जो यहां पर 1 कर लीजिए, ठीक है, ये 1 है, तो ये आपका चेंज आ गया, तो इसको चेंज बोला था। P2 P1 की आप यहां से वैल्यू रख दीजिए, रख दिया। तो देखो डेल्टा P यानी कि इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा P, चेंज डेल्टा का मतलब होता है चेंज। किसी क्वांटिटी के सामने डेल्टा लग गया तो इसका मतलब है इसमें चेंज दिखाता है, ठीक है। तो चेंज कितना आया, एम डेल्टा वी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, पता क्या चला, जो कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अब इसमें आइए, अब डेफिनेशन हमारी ये कहती है, ये तो कहती है देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अ फोर्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जब इसको इक्वल साइन में बदलेंगे तो कुछ ना कुछ समय कांस्टेंट रखना पड़ता है। अब देखिए यहां पर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी कि एफ इजिकल टू के एम ए आ गया। अब हमने तो पढ़ा है एफ इजिकल टू एम ए, तो ये के कहां से आ गया भाई, ये क्या होता है, ये एक कांस्टेंट होता है, ये आता है जब इस सिंबल को उठाओगे तो ये आएगा, है ना, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं हम लोग। तो कि 1 न्यूटन फोर्स क्या होगा, कि अगर किसी बॉडी में जो कि 1 kg की है उस पर अगर आपने फोर्स लगाया और उसमें एक्सलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पैदा हो गया या प्रोड्यूस हो गया, तो उस पर लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन है। तो देखो यहां से क्या हुआ कि 1 न्यूटन यानी कि 1 रख दिया, एफ की जगह 1 रख दिया, एम की जगह 1 रख दिया और ए की जगह 1 रख दिया, तो इस वजह से के की वैल्यू 1 आ गई। तो जो के का जो यूनिट होगा क्या होगा, न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम मीटर, तो ये होगा। तो अब आप के की वैल्यू को इसमें वापस रख दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, एफ इजिकल टू एम। तो ऐसे करके ये हमारी डेरिवेशन आ जाती है। तो ये है हमारा सेकंड लॉ। अब आते हैं थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या कहना चाहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो तो दूसरी बॉडी भी आपके ऊपर पहले ही फोर्स लगाती है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। ये रूल ये कहना चाहता है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो ये दीवार मान लीजिए, मैं इस पर ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूँ, तो मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये मेरे हाथ पर पीछे की ओर फोर्स लगा रही है। तो मैंने एक्शन किया तो उसने रिएक्शन किया। यही होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ कहना क्या चाहता है, थर्ड लॉ क्या बताना चाहता है, जैसे कि मान लो ये दोनों लॉ है, इसने फोर्स को डिफाइन किया, इसने रिलेशन बताया फोर्स और एक्सेलरेशन में, तो ये क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि फोर्स का ओरिजिन कहाँ से है, यानी फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये बताना चाहता है ये लॉ। यानी कि ये ओरिजिन ऑफ फोर्स बताता है कि फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया तो इसने मेरे ऊपर लगाया, तो मैं इस पर लगा रहा हूं तो मैं हो गया इसके लिए ओरिजिन और ये मेरे लिए हो गया, तो ये ओरिजिन हो गया फोर्स का। ठीक है, अब मैं इसको आप नोट कर लीजिए और मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर मैं बताता हूं कि ये जो सेकंड लॉ है, इस सेकंड लॉ में ही फर्स्ट लॉ इंक्लूड है, थर्ड लॉ भी इंक्लूड है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करके अब मैं स्टार्ट करता हूं, बताता हूं कि ये क्यों है। देखिए फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, यानी कि फर्स्ट लॉ को निकालना चाहता हूं सेकंड लॉ से। कैसे, कि हमारा सेकंड लॉ क्या था, सेकंड लॉ ने हमें बताया था एफ इज इक्वल टू एम ए। अब मैं वेक्टर फॉर्म यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल स्केलर फॉर्म से लाना चाहता हूं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहना चाहता था, अब देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहना चाहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बाहरी फोर्स लगाते हो तो ऑब्जेक्ट में चेंज आएगा, नहीं लगाते हो तो नहीं आएगा। तो लगाएंगे तो आएगा, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन अगर नहीं लगाएं तो देखो हैज कैन इंक्लूड कि आपने फोर्स लगाया तो चेंज हो गया और नहीं लगाया तो नहीं होना चाहिए, तो नहीं होने का भी आना चाहिए। तो देखो अगर मैं फोर्स को 0 कर दूं और ए क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज अपॉन टाइम, ये होता है। तो देखिए अब इसको इसमें डिवाइड कर दो, यानी कि 0 अपॉन एम इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो 0 आ गया, यानी कि
डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा वी को भी ले आइए आप, डेल्टा वी क्या आएगा 0। तो डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हो, मतलब अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है v1, और आपने इस पर फोर्स लगाया, तो इसकी बाद में वेलोसिटी आती है v2 हो जाती है, चेंज हो गई वेलोसिटी। लेकिन हम जानते कि हमने तो यहाँ पर फोर्स लगाया ही नहीं है, तो क्या होगा, तो पहले डेल्टा वी को लेकर के आते हैं। डेल्टा वी कितना होता है कि v2 माइनस v1 ये होता है। तो देखो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, v2 इज इक्वल टू v1। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने फोर्स नहीं लगाया होता तो जो वेलोसिटी यहां पर है वही वेलोसिटी यहां पर होती। समझ में आ गई बात। तो ये कहना चाहता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ये तो कहता है कि अगर आपने फोर्स नहीं लगाया है तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही हमारी फाइनल है, मतलब चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में फर्स्ट लॉ छुपा हुआ है। अब मैं सेकंड लॉ से ही थर्ड लॉ भी लेके आता हूं, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं लिखता हूं थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। ठीक है, तो थर्ड लॉ से मैं थर्ड लॉ लाना चाहता हूं सेकंड लॉ से। तो क्या करूंगा इसके लिए, मैं चूंकि हमने देखा था कि थर्ड लॉ में क्या कही थी कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर एक्शन करती है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर उतना ही और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन करती है। यानी कि इसको बताने के लिए मुझे दो बॉडी लेनी पड़ेंगी। क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं तो डेफिनेटली वाली बात है, फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, तो मुझे दो ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे और मैं इंटरेक्शन कराना पड़ेगा, तभी मैं इसको सही कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो मैंने क्या करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, ऐसे मान। तो बॉडी ए और बॉडी बी, इसका मास m1 मान लो, इसका मास m2 मान लो। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। तो ये ऐसे करके चल रहे हैं अभी। तो u1 इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, u1 और ये u2। ठीक है, अब ये हमारी क्या होती है, ऐसे करके ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, मतलब फर्स्ट स्टेट। अब थोड़ी देर बाद ये ऐसे करके कोलाइजन करते हैं, है ना। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ऐसे करके ये। तो देखो जब ये कोलाइजन करते हैं तो क्या होता है कि ये इंस्टेंटली थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। तो ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, तो फोर्स और ये फोर्स, तो ये लगेगा बी पर ए, यानी कि बी ए, और ये ए पर लग रहा है, बी लगा रहा है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि बी ए का मतलब है बी पर लग रहा है फोर्स, कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है। ऐसे ही ए पर लग रहा है फोर्स, कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है। तो ये हमारी ये सेकंड स्टेट हो जाती है। फिर उसके बाद में ये अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इनकी वेलोसिटी बदल जाती है। तो इसकी v1 हो जाती है मान लीजिए, इसकी v2 हो जाती है, और ये हमारी थर्ड हो गई स्टेट। ठीक है, तो थर्ड मान लीजिए। तो इस कंडीशन में देखिए इसकी क्या है, मोमेंटम क्या रहेगा, m1 u1, और इसका क्या रहेगा m2 u2। तो इसको कुछ मान लीजिए आप, है ना, p का साइन दे दीजिए, मतलब p ए बॉडी है ना, तो a इनिशियल है, ये इनिशियल, क्योंकि इसकी एक फाइनल भी निकलने वाली है, इसलिए मैं पी ए आई बोल देता हूँ, और इसको क्या बोल देता हूँ, पी बी आई बोल देता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर m यानी इसका मास m1 और इसका मास m2, तो m1 और ये v1। तो इसको मैं p a का है तो a फाइनल है तो af बोल दिया। ऐसे यहाँ पर m2 v2, और यहाँ क्या लिख देता हूँ, पी बी फाइनल। तो ये करके अब देखिए कि ये जो बॉडी है इसमें मोमेंटम पी ए आई से पी ए एफ हो गया, मतलब इसके मोमेंटम में चेंज आया। अब है क्या
कि ये बॉडी इससे टकराई है, तो डेफिनेटली वाली बात है इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी टकरा सकती है, अदरवाइज नहीं टकराएगी। और नहीं टकराएगी तो इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो मोमेंटम में चेंज भी नहीं आएगा। लेकिन हमें चेंज दिखाना है तो डेफिनेटली वाली बात है कि हमें इसकी वेलोसिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी हो सकता है। चलो, रख दी और कोलाइजन हो गया और वेलोसिटी चेंज हो गई, यानी मोमेंटम चेंज हो गया। अब जब मोमेंटम चेंज होगा तो हमें मोमेंटम चेंज निकालना है ना? तो चेंज इन मोमेंटम ए में, तो देखिए डेल्टा पी ए। अब हम सिंगल एक बॉडी का निकाल रहे हैं, बॉडी तो एक ही है, ए है, ये तो नाम देने पड़े क्योंकि अलग अलग स्टेट में है। तो इसका क्या आएगा, पी ए एफ माइनस पी ए आई। तो ये क्या होगा कि m1 v1 माइनस m1 u1। तो ये क्या आएगा, m1 v1 माइनस u1। ऐसे ही पी बी के डेल्टा पी बी निकालेंगे, तो पी बी एफ माइनस पी बी आई, तो वो कितना है, m2v2। तो यहाँ आएगा m2v2 माइनस m2u2। तो क्या आएगा, m2 इन ब्रैकेट v2 माइनस u2, ये आ गया। तो हमारे पास ये दोनों चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया, दोनों ऑब्जेक्ट में मोमेंटम में चेंज हो गया। लेकिन ध्यान रख लीजिए, तो ये क्या आ गया कि दोनों ऑब्जेक्ट में अलग अलग मोमेंटम आ गया। लेकिन ध्यान रख लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट में कितना चेंज आया और इसमें कितना चेंज आया। ध्यान रख लीजिए, ये दोनों मोमेंटम मैग्नीट्यूड में बराबर रहेंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर रहेंगे, लेकिन साइन में अपोजिट रहेंगे। यानी कि ऐसा मान लीजिए कि इसके मोमेंटम में जितनी कमी आएगी, इसका मोमेंटम उतना ही बढ़ जाएगा, है ना? जैसे मान लो इसमें 10 की कमी हो गई तो इसमें +10 बढ़ गया, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो अब देखिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अब मैं सिस्टम की वाली बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये जो लीनियर मोमेंटम आया है वो बॉडीज के आपस में टकराने की वजह से आया है। अगर आप सिंगल देखना चाहते हो तो हाँ, वो तो फिर चेंज हुआ है ना? लेकिन दोनों बॉडीज पर चेंज जीरो हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों बॉडीज पर क्या होता है, मोमेंटम कंबाइनिंग फॉर्म में जीरो है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें थर्ड लॉ निकालना है, थर्ड लॉ में दोनों फोर्स की बात करनी है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों बॉडीज के दो फोर्स हैं, इनको हमें कंबाइनिंग फॉर्म में लेना है। तो कंबाइनिंग फॉर्म का मतलब कितना हो गया कि इस सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों का जो भी मोमेंटम हुआ टोटल वो जीरो माना जाएगा, मतलब कि डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया, ठीक है। तो ये सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इनके मोमेंटम में चेंज टोटल सिस्टम का जीरो रहेगा। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है मोमेंटम पर, कि टोटल चेंज यानी कि जो एफ होता है, ये क्या कहना चाह रहा है कि डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा पी ए ब्रैकेट में पी बी, ये डेल्टा टी, ठीक है। तो अब ये एफ इजिकल टू इतना। तो अब क्या बात आ रही है कि जब हमारा फोर्स, यानी कि हम कहना क्या चाहते हैं, हमारा फोर्स अगर जीरो है, चूंकि इस सिस्टम पर बाहर से फोर्स लग नहीं रहा है, ये इंटरनल फोर्स कहलाएंगे। तो ये इंटरनली एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन टोटल सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो इनका मोमेंटम टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। तो ये फोर्स हम जीरो लेंगे, क्योंकि ये पूरे सिस्टम की बात हो रही है, पूरे सिस्टम की बात हो रही है। तो एफ इज इक्वल टू, वो एफ की जगह जीरो, तो डेल्टा पी ओवर इन ब्रैकेट पी ए प्लस पी बी, ये। तो हमारा किधर आएगा ये कि जीरो इज इक्वल टू डेल्टा इन ब्रैकेट पी ए प्लस
पी बी। इसको आप ओपन कर दीजिए तो डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी, इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको इधर ले आओ, है ना, तो माइनस डेल्टा पी ए इजिकल टू डेल्टा पी बी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा पी बी इजिकल टू माइनस डेल्टा पी ए। अब इनका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो पहले डिफरेंस क्या करना पड़ेगा कि ये जो मतलब अभी ये डिफरेंस दिखाया, मतलब ये डिफरेंस ज़्यादा भी होता है, लेकिन मैं इंस्टेंट डिफरेंस बताना है। तो वो क्या होता है कि ये जो टाइम होता है ना, इसको हमें इफ, तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में डिवाइड कर दो डेल्टा टी का दोनों तरफ। ये, और इनकी लिमिट ले लो, लिमिट ये, तो आप इसको नोट कर लीजिए, जगह नहीं है ना, तो ये इसको नोट कर लीजिए। और मैं तो देखिए अब ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डी पी बी ओवर डी टी माइनस डी पी ए ओवर डी टी। यही हमारा फोर्स होता है, मतलब ये बी का है तो एफ बी ए इजिकल टू माइनस एफ ए बी। तो हमने क्या किया कि ये जो मोमेंटम है, और मोमेंटम की डेफिनेशन चेंज किस में दी थी, सेकंड लॉ में, तो उसकी हेल्प से हमने थर्ड लॉ भी प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि सेकंड लॉ में ही आपका फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ छुपा हुआ है। तो ये सब प्रूफ हो जाते हैं। अब मैंने जो आपसे प्रश्न पूछे थे, मैंने आपसे कुछ कहा था, उसके बारे में उत्तर है। जैसे कि साइकिल जब आप चला रहे हो रोड पर, तो वास्तव में अपने आप चल रही है, आप नहीं चला रहे हो। रीजन क्या है इस बात का, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो पेडल मार करके, वो साइकिल के लिए नहीं लगा रहे हो, वो रोड पर जो फ्रिक्शन है उसको बैलेंस करने के लिए कर रहे हो। ऐसे ही अगर गेंद आपकी अगर लुढ़क रही है किसी फ्लोर पर, तो इस वजह से रुक जाती है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो गेंद लुढ़कती जाती। इसी वाली बात को गैलीलियो कहते हैं। और बाकी के मैंने जो क्वेश्चन कहे थे, मैंने बातें बताई थी या कही थी, वो मैंने तीनों लॉ में मैंने बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।